साथियों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। और आज आपके बीच में पुनः उपस्थित हुआ हूं जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों के लिए जो आपकी परीक्षा होने वाली है उसका एक बेहतरीन मॉडल पेपर लेकर आया हूं। तो आशा है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करेंगे, समझते हुए चलेंगे, ठीक है दोस्तों। ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। ये जो अपॉर्चुनिटी है ऐसी आपके लिए बार बार नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करिए और एक सीट अपनी इसमें पक्की करिए। वैसे भी ये एक यूँ कहिए कि गवर्नमेंट जॉब के लिए काफ़ी बुरा टाइम चल रहा है, नौकरी मिलना काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो आप लोग इस मौके को भुनाइए और इस 5512 जो कि एक अच्छी खासी वैकेंसी है इसमें एक अपनी सीट पक्की करिए, ठीक है। तो ज़्यादा आपका वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका सब्सक्रिप्शन हमें मनोबल बढ़ाता है हमारा, ठीक है, और काम करने की एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। तो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं हम अपना आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा हिंदी से। कह रहे हैं कि हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो हिंदी जो वर्तनी है उसका मानकीकरण प्रकाशित हुआ था कब। यहाँ पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए 1967 में। कब हुआ था? 1967 में। आगे बढ़ते हैं, फटाफट करेंगे, आपका समय ज़ाया नहीं करेंगे हम, इसमें वक्त आपका बर्बाद नहीं करेंगे। आप लोग के जो सारे क्वेश्चन हैं हम जल्द से जल्द यहाँ पर फिनिश करेंगे और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन जो है मॉडल पेपर लेकर आते रहेंगे। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। हम जानते हैं कि महाप्राण किसी भी वर्ग का, ठीक है, दूसरा और जो चौथा वर्ड होता है वो कैसा होता है, वो महाप्राण होता है। यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और जो चौथा वर्ड होता है वो कैसा होता है, महाप्राण होता है। तो यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर है घा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। अव्यय शब्द यानी अव्यय वो शब्द कहलाते हैं जिन पर लिंग वचन कारक इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, ये अपना जो है स्वरूप नहीं बदलते हैं। तो यहाँ पर जो अव्यय है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या है वहाँ। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, किस विकल्प में सभी अशुद्ध शब्द हैं। सभी अशुद्ध शब्द हैं, चलिए पढ़ते हैं। पहला सूझबूझ, तो सूझबूझ, सूझ नहीं होता, सूझबूझ होता है, ठीक है। तो एक तो यही मिल गया हमें। दूसरा कह रहे अंधाधुंध, अंधाधुंध, अंधाधुंध नहीं होता, अंधाधुंध होता है, धुंध, अंधाधुंध लिखा है। तो पहले ही ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी में है सारे शब्द क्या हैं, अशुद्ध हो गए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। पुल्लिंग शब्द हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा है। चाहत, हमें स्पष्ट हो रहा, चाहत जो है वो स्त्रीलिंग है, रंगत भी स्त्रीलिंग है, मेहनत भी स्त्रीलिंग है और आहार यहाँ पर जो है वो क्या है, पुल्लिंग है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, आहार, ठीक। तो हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द छांटने के लिए हम उस शब्द का प्रयोग वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं, तो हमें उसका जो लिंग है वो पता चल जाता है। नेक्स्ट है, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दर्शन, ठीक है। दर्शन हमेशा क्या है, बहुवचन में प्रयुक्त होता है। नारी का जो बहुवचन होता है वो नारियाँ होता है, ठीक है। लता का लताएँ हो जाता है और गाय का गायें क्या हो जाता है, गाय का गायें हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर जो बहुवचन है वो क्या है, जो दर्शन है वो हमेशा बहुवचन में होता है। आगे बढ़ते हैं, अल्पविराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है। तो अल्पविराम का प्रयोग जहाँ पर थोड़ा सा ठहराव हो यानी बहुत कम ठहराव हो वहाँ पर हम लोग अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। तो किसी भी वाक्य में जहाँ पर थोड़ा सा ठहराव हो वहाँ पर अल्पविराम करेंगे। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन है कि देव्यावाहन का संधि विच्छेद करें। देव्यावाहन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देव्यावाहन का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा देवी प्लस आवाहन। क्या होगा? देवी प्लस आवाहन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 9वां है यथा रुचि में कौन सा समास है? यथा रुचि में कौन सा समास है? तो इसका जब हम यथा रुचि का वो समास विग्रह करेंगे तो इसका जो विग्रह होगा वो होगा रुचि के अनुसार। क्या होगा? रुचि के अनुसार। तो आपको समझ में आ गया होगा, विग्रह करेंगे, विग्रह करने पर आ रहा रुचि के अनुसार, तो ये हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास। कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष में हमारे आ जाते हैं कारक चिन्ह मिल जाएंगे आपको। ठीक है, कारक चिन्ह आते हैं। द्वंद्व में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। बहुब्रीहि में कोई ना तो इसमें पहला पद प्रधान होता है ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें कोई अन्य जो है वो अर्थ निकल कर आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता है उसे कहते हैं हम। ठीक है, संयोजक अव्यय मतलब जो उसको जोड़ने वाले शब्द हैं। ठीक है, तो जो यदि किसी वाक्य में जोड़ने वाले शब्द आ गया जैसे और, तथा, तो वो क्या, ये कंजक्शन हो गए हमारे जोड़ने वाले, इंग्लिश में जिनको हम कंजक्शन कहते हैं। तो ऐसा वाक्य जो होता है वो कैसा होता है? संयुक्त वाक्य होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव बताना है हमें। तद्भव पक्षी यहाँ पे तत्सम है, पक्ष भी तत्सम है, पक्षी भी तत्सम है, पतन भी है। पत्ता जो है वो क्या है? पत्ता हमारा यहाँ पर तद्भव हो जाता है। पत्ता का जो तत्सम होगा वो क्या होगा? पत्र। पत्ता का तत्सम क्या होता है? पत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सुसंगत है? ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पर जो समश्रुत शब्द दिए गए हैं उनका जो अर्थ दिया है वो सही दिया है। ठीक, कौन और कौर, कौर तो जो होता है हमारा वो ग्रास होता है, यहाँ पर ये नहीं दिया है। बी है निश्चल और निश्चल, बी क्या दिया है? निश्चल और निश्चल, ये भी सही नहीं है। सुधी और शुद्धि, ये नहीं है। डी देखते हैं हम अपना, परुष और पुरुष। ठीक है, परुष मतलब कठोर होता है और पुरुष मतलब नर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है? अर्थ मतलब, अर्थ बोले तो धन। ठीक है, अर्थ किसी चीज़ का अर्थ मतलब मीन्स, तो मीन्स हो गया, हेतु हो गया और प्रयोजन होगा। यहाँ पर जो चेष्टा दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। चेष्टा इसका क्या है? वो अर्थ नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? ब्रह्मा का पर्यायवाची हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो ब्रह्मा का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है चतुर्भुज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चतुर्भुज। चतुर्भुज जो है वो किसका? ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। और बाकी यहाँ पर कमलासन, चतुरानन और चतुर्मुख ये किसके हैं? ये ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चतुर्भुज जो है वो विष्णु का पर्याय होता है। किसका होता है? ये विष्णु का होता है। चतुर्भुज विष्णु का पर्यायवाची होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है कौन सा है गलत इसमें से? ठीक है, बताइए कौन है गलत है यहाँ पर? मौन का जो है मुखर, ये तो सही है। शानदार का मतलब सर्वनाक हो गया, शानदार जीत या सर्वनाक कोई काम किया, ये सही है। बर्बर और शब्द, ठीक है, बर्बर व्यक्ति और शब्द व्यक्ति, ये भी सही है। अनुचर जो और परिचर जो है वो एक ही चीज़ हो गया। ठीक है, अनुचर का मतलब भी सेवक होता है और परिचर का मतलब भी सेवक होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? पिता के घर रहने वाली युवती को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, सुवासिनी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जो स्त्री पिता के घर में रहती है उसको सुवासिनी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खग जाने खग की भाषा, कह रहे हैं कि खग जाने खग की भाषा, मतलब इसका इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। राइट आंसर क्या हो गया? बी, खग जाने खग की भाषा। किस रस को रसराज कहा जाता है? बताया था हमने कई बार, ये आपको आ गया होगा। जो है श्रृंगार रस को
रसराज कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। रसों की जो संख्या है वो कितनी है, 9 है। और श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, रति होता है। ठीक है, क्या होता है इसका स्थायी भाव, रति। आगे बढ़ते हैं। हरिगीत का छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। हरिगीत का जो छंद है उसमें होती हैं कितनी, 24 मात्राएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 24 मात्राएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अलंकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। अलंकार के संदर्भ में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहे हैं कि तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति को लाटानुप्रास कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। श्लिष्ट पदों में अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार है। ठीक है, मतलब एक ही शब्द के साथ कई सारे अर्थ चिपके हों जहाँ पर, वहाँ पर होता है हमारा श्लेष अलंकार। भिन्नार्थ अर्थात निरर्थक स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति को यमक कहते हैं। यानी एक ही शब्द की आवृत्ति जो है वो क्या हो, बार बार हो और उसका अर्थ हर बार क्या हो, अलग हो, तो उसको हम लोग यमक कहते हैं। और डी कह रहा है कि उपर्युक्त सभी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा के साथ उपयोग करते हैं हम बोलचाल में, ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, ये तीनों क्या हैं, शक्तियाँ का संचालन करते हैं। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। ठीक है, महिला विद्वान नहीं होती है, विद्वान क्या होता है, पुरुष होता है। ठीक है, विद्वान क्या हो गया, पुरुष होता है। महिला जो है वो राइट आंसर, यहाँ पर जो सही वाक्य होता है वो होता है वह महिला क्या है, विदुषी है। ठीक है, वह महिला विदुषी है, बहुत भी नहीं आता। तो यहाँ पर जो त्रुटि हो गई है वो हो गई लिंग संबंधी। ठीक है, कौन सी हो गई, लिंग संबंधी, क्योंकि विद्वान जो है वो क्या है, पुल्लिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लहंदा का विकास किससे हुआ है। लहंदा कह रहे, लहंदा क्या है, ये लहंदा एक भाषा है, इसका जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है, पेशाची से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली। हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता जो है वो मिली 14 सितंबर 1949 को। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, इसलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, किस रूप में मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में। इसमें पूरा एक हिंदी का पखवाड़ा चलता है 14 से लेकर 30 सितंबर तक। फिर कह रहे निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में से प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। ठीक है, इसको रीअरेंज करना है। धनिया ने नाक सिकोड़ कर कहा, धनिया ने नाक सिकोड़ कर कहा, मैंने तुमसे 100 बार। ठीक है, पहले आएगा मैंने तुमसे 100 बार, 100 बार 1000 बार कह दिया, 100 बार 1000 बार कह दिया कि मेरे मुँह पर भाइयों का बखान ना किया करो, उनका नाम सुनकर मेरी देह में आग लग जाती है। बी वाला यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है हमारी यहाँ पर जीएस का जो पोर्शन है वो आता है। जीके का यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। ठीक है, किसके बीच, शिवाजी और जयसिंह के बीच जो पुरंदर की संधि है हुई थी, कह रहे हैं कि उस पर जो है हस्ताक्षर कब किए गए थे। तो पुरंदर की जो संधि है उस पर हस्ताक्षर किए गए थे हमारे कब, 1675 में। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 1675। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि 1929 में डॉट की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की औपचारिक रूप से मान लिया गया था। ठीक है, मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था। तो 1929 में जो लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे कौन, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन थे, सॉरी, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, JL नेहरू। आगे बढ़ते हैं। भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला आर्म्स एक्ट। ठीक है, आर्म्स जो एक्ट है किस वर्ष पारित किया गया था। आर्म्स एक्ट है, कह रहा है कि वो किस वर्ष पारित किया गया था। तो आर्म्स एक्ट है वो 1878 में। ठीक है, किस वर्ष, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1878 में पारित किया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस आर्म्स एक्ट में क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था
कि जो भारतीय हैं वो बिना लाइसेंस के, ठीक है, बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, ठीक है। पहला कथन है कि सवार और घुड़सवार। दूसरा कह रहा है मस्कट जो है वो पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कथन है दोनों सही दिए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि नृत्य भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित है। कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे आंखें नहीं जो कलाकार की जो है आंखें हैं वो दर्शकों से सीधे नहीं मिलती हैं। कौन से नृत्य में? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, मणिपुरी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, मणिपुरी। बाकी जो कथकली हुआ, कुचिपुड़ी हुआ और भरतनाट्यम, इसमें जो आई कांटेक्ट है वो ऑडियंस के साथ इसमें आई कांटेक्ट रखना पड़ता है, ठीक है। कथकली जो है वो कहाँ का है? ये केरल का नृत्य है। कथकली केरल का, ये भी याद रखें आप लोग। कुचिपुड़ी यानी आदिपुड़ी पुड़ी कैसी है? वो है आदिपुड़ी। तो ये हो गया अपना आंध्र प्रदेश का, ठीक, आंध्र प्रदेश का है। और भरतनाट्यम वो है तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत का उष्ण कटिबंधीय वन शोध संस्थान ... में स्थित है। उष्ण कटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा जबलपुर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर में। आगे बढ़ते हैं। वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि छाया क्षेत्र क्या कहलाता है? वृष्टि छाया क्षेत्र क्या कहलाता है? तो एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है, ठीक है। ऐसा क्षेत्र जो किसकी? धरातलीय अवरोध के कारण कम वहाँ पर वर्षा होती है, ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जो जलवायु है वो है उष्ण कटिबंधीय। कैसी है? भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक है। क्योंकि भारत जो है वो किस में? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी जलवायु कटिबंध में वर्षा कम, अति अस्थिर और अविश्वसनीय होती है? कह रहे कौन से जलवायु कटिबंध में जो वर्षा है वो कम, अति अस्थिर और अविश्वसनीय होती है? तो वो होती है दोस्त मध्य अक्षांश पश्चिमी महाद्वीप में। किस में होगी? ऑप्शन नंबर ए, मध्य अक्षांश पश्चिमी महाद्वीप में। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका के सुरंग में कौन सा देश स्थित नहीं है? अफ्रीका के सुरंग में कौन सा देश स्थित नहीं है? तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, लीबिया, ठीक है। लीबिया जो है, लीबिया हमारा उत्तर अफ्रीका के एक क्षेत्र है। कौन सा? मगरिब क्षेत्र का देश है। मगरिब क्षेत्र का देश है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन एक राज्य के रूप में सिक्किम के गठन से संबंधित है? ठीक है, कह रहा है कि सिक्किम के गठन से संबंधित है। कौन सा संविधान है? तो वो है 36वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 36वां संविधान संशोधन। और ये जो संशोधन है वो 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में हुआ था, ठीक। इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत इसमें भारत में इसको सिक्किम को शामिल कर लिया था, ठीक है। और ये 22वां राज्य बना था, ठीक है। भारत का कौन सा 22वां राज्य बना था? सिक्किम। 36वां संविधान संशोधन। फिर कह रहे आर्टिकल 371 का, ठीक, अनुच्छेद 371 का निम्न में से किस राज्य के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है? ठीक है, विशेष उपबंध, ठीक है। स्पेशल कुछ यहाँ पर ट्रीटमेंट मिले हुए हैं, वो किसको मिले हैं? तो वो मिले हैं नागालैंड को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के राज्य की नीति के निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं कहाँ से? आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर डी। और संविधान के कौन से भाग में है?
तो नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो संविधान के भाग 4 में शामिल हैं। किस में हैं? भाग 4 में। नेक्स्ट 59वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 143, तो 143 का संबंध है हमारा उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति को ये शक्ति प्रदान है कि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकता है? परामर्श ले सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 60वां है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो SC ST के लिए विशेष प्रावधान है इसमें 5वीं अनुसूची में, तो हो जाएगा अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपबंध। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस अवधि के दौरान भारत में योजना अवकाश रखा गया था? योजना अवकाश कह रहे किस अवधि के दौरान रखा गया था? तो योजना अवकाश जो है वो रखा गया था 1966 से लेके 1968-69 में। राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। फिर है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य है। क्या है 12वीं पंचवर्षीय योजना का? तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड है वो क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड है वो है हमारा 2012 से 2017 तक। ठीक है, और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था सम्मिलित और अखंड विकास। कैसा? सम्मिलित और अखंड विकास। ठीक है, इसमें कृषि क्षेत्र में 4% की वृद्धि और कृषि क्षेत्र में 4% की और विनिर्माण में 10% की जो है वृद्धि हमें देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक। विद्युत का सबसे अच्छा चालक वैसे तो होता है हमारा क्या? सिल्वर, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। सबसे अच्छा चालक जो है वो होता है हमारा सिल्वर, यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी कॉपर। ठीक है, तो इन सब में जो सबसे अच्छा चालक वो है कौन सा होगा? कॉपर होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। कह रहे पानी का घनत्व अधिकतम होता है। कब होता है पानी का घनत्व? तो ये होता है हमारा 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाता है 4 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। फिर है कि खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। बिल्कुल सही बात है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इन कोशिकाओं को हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो राइट हो जाता है थ्रोम्बोसाइट। क्या कहते हैं इनको? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट यानी जो हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स पाई जाती हैं वो किसके लिए? रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होती हैं। और एक और होता है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के जो है वो भी क्या है? रक्त को थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएगा हमारा यहाँ पर कंप्यूटर का पोर्शन। ठीक है, कंप्यूटर का पोर्शन। ये जो सेट है आपको फटाफट लगवा देंगे, कोई पता भी नहीं चलेगा आपको। वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की डॉट डॉट पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहली यानी जो प्रथम पीढ़ी थी उसमें कंप्यूटर में क्या? वैक्यूम पाइप्स का प्रयोग किया जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। पहली पीढ़ी में हम वैक्यूम पाइप का उपयोग करते। पर कह रहे कंप्यूटर बंद होने के बाद भी निम्नलिखित में से किस में डाटा यथावत रहता है? किस में रहता है? यानी हार्ड डिस्क में रहता है डाटा। ठीक, तो हार्ड डिस्क कैसी वो है? मेमोरी है। ये सेकेंडरी मेमोरी है। कैसी है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी। तो सेकंड स्टोरेज डिवाइस होती है उस पर डाटा परमानेंटली क्या होता है? स्टोर रहता है। ठीक, डिवाइस इसमें बंद हो जाए या ऑन रहे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर कह रहे विश्वसनीय वेबसाइटें आमतौर पर अपनी सुरक्षा और पहचान को परिभाषित करने के लिए डॉट 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 का उपयोग करती हैं। काय का उपयोग करती हैं? तो जो विश्वसनीय वेबसाइटें होती हैं, ठीक, तो अपनी सुरक्षा के लिए और पहचान के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र का उपयोग करती हैं। काय का करती हैं? डिजिटल प्रमाण पत्र का प्रयोग करती हैं। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहे सिस्टम हैंग क्या है? सिस्टम जो कह रहे कि हैंग होता है तो क्या होता है? सिस्टम जब हैंग होता है तो हम लोग चाहे
कीबोर्ड पे खूब हाथ पटकें या माउस पर पटकें, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि सिस्टम कीबोर्ड इनपुट के लिए अनुत्तरदायी हो जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट मेल मर्ज घटक है। मेल मर्ज घटक क्या है इनमें से? मेल मर्ज घटक जो है वो है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, MS वर्ड। MS वर्ड में हम क्या कर सकते हैं, जब एक साथ कई लोगों को हमें मेल पर, जब एक ही मेल एक ही समय में हमें एक से अधिक लोगों को भेजना चाहते हैं तो हम इसमें इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, MS वर्ड का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्तमान दिनांक दर्ज करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, हमें मतलब करंट की डेट डालना है किस में? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ठीक, कोई काम कर रहे हैं उसमें हमें करंट की डेट डालनी है, तो इसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो इसके लिए जो हम शॉर्टकट की प्रयोग करते हैं वो करते हैं कंट्रोल+ ये जो चिन्ह है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईमेल में मैसेज कंपोज करते समय निम्नलिखित में से क्या आमतौर पर एड्रेस फील्ड से संबंधित नहीं होता है? फ्रॉम होता है, यानी जिससे फ्रॉम हम मतलब हम भेजने वाले जो हैं वो फ्रॉम हो जाता है, किसको भेज रहे हैं, और CC भी होता है, उसमें OCC नहीं होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, OCC उसमें नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। निर्देश कह रहे उदाहरण का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें। उदाहरण है कि फ्रैगमेंट को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फ्रैगमेंट को हटाने की जो प्रक्रिया है उसके लिए कहा जाता है URL सामान्यीकरण। ठीक है, URL का नॉर्मलाइजेशन इसमें हम लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सोशल मीडिया में स्क्रैप बुक नाम की एक विशेषता है? स्क्रैप बुक कौन से सोशल मीडिया में है? स्क्रैप बुक। तो स्क्रैप बुक जो होती है वो होती है किस में? फेसबुक में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फेसबुक में। जूम क्या है? ये जूम है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें हम लोग किसके लिए प्रयोग करते हैं? ये जूम जो ऐप है वो हम लोग करते हैं वीडियो कम्युनिकेशन, यानी यूँ बोले तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए करेंगे। इसमें कई लोग एक साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, और ये जो जूम ऐप है ये अमेरिका की एक कंपनी है। ठीक है, उसका ये प्रोडक्ट है। इंस्टाग्राम, ठीक, इंस्टाग्राम फेसबुक मेटा ग्रुप के हैं। ये पिंटरेस्ट ये जो ये भी एक सोशल मीडिया मंच ही है। इसमें क्या होता है कि पिनिंटरेस्ट में इमेजेस, ठीक है, कई इमेज मतलब लोगों के इमेजेस और वीडियोज़ इस पर डले रहते हैं। फिर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, 75वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर बंद होने पर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में क्या है? डाटा इसमें यथावत बना रहता है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है कि विश्वसनीय वेबसाइटें आमतौर पर अपनी सुरक्षा और पहचान को परिभाषित करने के लिए किस चीज़ का उपयोग करती हैं? तो जो विश्वसनीय वेबसाइटें हैं वो अपनी सुरक्षा और पहचान को परिभाषित करने के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र का प्रयोग करती हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। सिस्टम हैंग क्या है? सिस्टम हैंग करता है तो उसमें हम लोग कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है और माउस, उसको कितना भी खटर पटर कर लें उस पर कोई असर नहीं होता है। ठीक है, तो सिस्टम जो हैंग है वो होगा कि सिस्टम कीबोर्ड इनपुट के लिए अनुत्तरदायी हो जाता है। ठीक है, किसके लिए हो जाता है? कीबोर्ड इनपुट के लिए अनुत्तरदायी हो जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर कह रहे हैं मेल मर्ज घटक। मेल मर्ज घटक क्या है इनमें से? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि MS वर्ड। ठीक है, तो MS वर्ड जो है वो मेल मर्ज घटक है। इसमें हम जब एक से अधिक लोगों को एक ही समय पर मेल भेजना पड़ता है तो हम लोग MS वर्ड का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्तमान दिनांक दर्ज करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्तमान दिनांक दर्ज करने के लिए हम लोग कंट्रोल+ और ये जो साइन है इसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईमेल मैसेज कंपोज करते समय निम्नलिखित में से क्या आमतौर पर एड्रेस फील्ड से संबंधित नहीं होता है? तो एड्रेस फील्ड से संबंधित फ्रॉम ये मिलता है हमें, टू भी मिलता है, CC मिलता है, OCC हमें नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता? OCC यहाँ पर नहीं मिलता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी।
फिर कह रहे हैं निर्देश दिया है कि उदाहरण का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें। उदाहरण है कि फ्रेगमेंट को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो फ्रेगमेंट की हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं URL सामान्यीकरण। क्या हो जाएगा? URL नॉर्मलाइजेशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 74वां क्वेश्चन है कि सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सी सोशल मीडिया में स्क्रैप बुक नामक एक विशेषता है? स्क्रैप बुक जो है वो किसमें है? ये फेसबुक में पाई जाती है। ठीक है, स्क्रैप बुक फेसबुक में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। जूम जो होता है ये हम लोग मीटिंग्स के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इंस्टाग्राम ये भी एक सोशल मीडिया ऐप है जो कि मेटा ग्रुप यानी फेसबुक का ही ये एक, और पिनिंटरेस्ट जो है, पिनिंटरेस्ट भी एक सोशल मीडिया ही कह लीजिए। इसमें लोग बाग अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह क्या करते हैं? शेयर करते हैं। नेक्स्ट, फिर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भारत के नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ... भारत सरकार की एक पहल है। क्या है भारत सरकार की एक पहल? तो भारत सरकार की जो पहल है वो है NEGP। ठीक है, NEGP भारत सरकार की पहल है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना। ठीक है, नेशनल ई गवर्नेंस पॉलिसी। क्या है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एक सॉफ्टवेयर कोड है जिसका प्रयोग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के बाद उसी प्रोग्राम से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो वो था हमारा FAQ। ठीक है, FAQ मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पर हम लोग, यदि हमें कोई समस्या आती है किसी प्रोग्राम में, तो हम इस पर अपनी समस्या को ठीक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि श्वान का अर्थ क्या होता है? श्वान का अर्थ क्या होता है? आपने कई सरकारी जो दफ्तर हैं उनमें गए होंगे तो देखा होगा श्वान सेंटर रहता है। क्या रहता है? श्वान सेंटर रहता है। तो श्वान का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। S फॉर स्टेट, W फॉर वाइड, A फॉर एरिया और N फॉर नेटवर्क। नेक्स्ट है IoT में जावा एक्सटेंशन फाइल को पहचाने। IoT में, ठीक है, तो IoT में जावा एक्सटेंशन फाइल जो होती है उसको हम लोग जार के द्वारा पहचानते हैं, .jar। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है धार्मिक और आध्यात्मिक जागरूकता की क्षमता निम्नलिखित में से किस बुद्धि से संबंधित है? धार्मिक और कैसी? आध्यात्मिक जागरूकता की क्षमता जो होती है वो अस्तित्वगत बुद्धिमत्ता में होती है। किस में होती है? अस्तित्वगत बुद्धिमत्ता में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से वह चुनें जो सही कारण दर्शाता है कि बिग डेटा विश्लेषण को अनुकूलित करना मुश्किल क्यों है। तो बिग डेटा विश्लेषण को अनुकूलित करना इसलिए कठिन है क्योंकि डेटा और लागत दोनों ही डेटा को माइन करने के प्रभावी तरीके हैं ताकि इससे व्यावसायिक समझ बनाई जा सके। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अब है हमारा स्टैटिक जीके, यहाँ पर यूपी स्टैटिक जीके। ठीक है, ये यूपी स्पेशल का जो यूपी स्पेशल होती है उसका पोर्शन यहाँ पर हमारा शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग अभी हाल चुटकियों में निपटा देते हैं। सारनाथ वह पवित्र स्थान सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। वह निम्नलिखित में से किस शहर के बहुत नज़दीक स्थित है? ठीक है, तो हमने बताया था उपदेश दिया सारनाथ में। ठीक है, कहाँ? सार दिया सारनाथ में। ठीक, तो ये जो है वो है, और बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बोध होना किसी चीज़ का यानी ज्ञान हो जाना, ये कहाँ पर हुआ था? महावीर स्वामी जी को बोध गया में। तो जो सारनाथ है जहाँ पर पहला उपदेश दिया था, ये वाराणसी, जो वाराणसी है उसके पास स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला जो राज्यपाल कौन था? तो उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बना था एक्चुअल में, जो अभी इस समय है। इसके पहले ये हुआ करता था, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। और जो पहले राज्यपाल वो हैं हॉरम्स जी फिरोज शाह मोदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हॉरम्स जी फिरोज शाह जी मोदी। नेक्स्ट, इखलास खान का रोजा। ठीक है, इखलास खान का रोजा एक मकबरा है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? तो ये जो है वो है हमारा स्थित है बदायूं में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। जिस प्रकार
आगरा में शाहजहाँ के द्वारा अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में ताजमहल का निर्माण कराया गया था। ठीक है, ताजमहल भी क्या है, एक मकबरा है। उसी प्रकार बदायूं का जो राजा था इखलास खान, ठीक है, बदायूं का कौन था, बदायूं का जो राजा था इखलास खान, तो उसकी मृत्यु होने पर उसकी जो पत्नी है, ठीक है, उसकी पत्नी ने बदायूं का जो नवाब था उसकी पत्नी ने, ठीक है, उस अपने शोहर की याद में, ठीक है, उसकी बेगम ने शोहर की याद में ये इखलास खान का रोजा जिसको बोला जाता है इस मकबरे का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के ... में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, अभी हाल पढ़ लिया, सी सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, नेपाल के साथ 7 जिले हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं। इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो दिया है सीतापुर, वो नहीं करता है। ठीक है, सीतापुर अपनी सीमा साझा नहीं करता है, बाकी पीलीभीत करता है, श्रावस्ती करता है, महाराजगंज करता है, इसके अलावा सिद्धार्थनगर करता है, बलरामपुर करता है और बहराइच भी करता है, लखीमपुर खीरी और लखीमपुर खीरी भी करता है। तो ये हमारे 7 जिले हो गए। कह रहे उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की जो संख्या होती है वो होती है कितनी, 9। राइट आंसर सी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है। ठीक है, तो ये जो अफीम की फैक्ट्री स्थित है ये काफ़ी पुरानी है। ठीक है, ये जो अफीम की फैक्ट्री है इसका जो कारखाना है 1820 में अंग्रेज़ों के द्वारा कहाँ लगाया गया था। ये जो कारखाना है ये लगाया गया था उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। ठीक है, ये बिहार से सटा हुआ जिला है गाजीपुर, वो यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। आलू में नंबर 1 है, गन्ना में नंबर 1 है, गेहूं में नंबर 1 है, चावल में नंबर 2 है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, चावल। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है, काय का उत्पादक है इनमें से सबसे बड़ा, तो आम का है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। फिर कह रहे उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सी प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है। ठीक है, तो शारदा सहायक ये परियोजना है, रामगंगा परियोजना है, गंडक परियोजना है, वर्षा जनक परियोजना, ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से ... का उत्पादक है। ठीक है, कह रहे औरैया जिला इसमें से काय का उत्पादक है, तो औरैया जो जिला है वो पशुपालन के लिए फेमस है। किस चीज़ के लिए फेमस है, पशुपालन के लिए फेमस है। तो पशुपालन यदि वहाँ पर होगा तो शुद्ध देसी घी भी वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, पशुपालन होगा तो क्या मिलेगा, शुद्ध देसी घी मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कि जो औरैया जिला है वो शुद्ध देसी घी के लिए काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट है कि हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकन करी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है। चिकन करी, ठीक है, चिकन करी ये एक साड़ियों में जो डिज़ाइंस होती हैं ये उसकी एक कलाकारी है चिकन करी। और ये जो फेमस है वो है कहाँ पर, लखनऊ में। आपने यदि लखनऊ गए होंगे तो आपको गलियों में ये दिख जाएंगे। ठीक है, चिकन करी लिखा हुआ मिल जाएगा वहाँ पे। अभ्यारण्यों में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर उन्होंने कुछ अभ्यारण्य दिए, कह रहे कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन 1 खैनी वन्यजीव नहीं है, करेरा नहीं है, बोरी वन्यजीव नहीं है, चंद्रप्रभा जो है वो चंदौली में है। ठीक है, चा से चंद्रप्रभा और चा से चंदौली में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो उत्तर प्रदेश में है, चंदौली। कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो जनसंख्या में सबसे बड़ा जो जिला है वो है क्या, ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद। वर्तमान नाम है इसका क्या, प्रयागराज। ठीक है, इसकी जो जनसंख्या है वो है 59,54,351। ये डाटा जो है 2011 का है।
नेक्स्ट, फिर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का सहारनपुर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर हमें बताना है, तो चूड़ियों के लिए जो है वो है हमारा क्या बोलते हैं उसको, अरे भाई चूड़ियों के लिए जो फेमस है वो फिरोजाबाद, ठीक है, क्या है, फिरोजाबाद, चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद है। इत्र की सुगंध के लिए कन्नौज है, ठीक है, क्या है, कन्नौज है। और लकड़ी की नक्काशी के लिए होगा हमारा सहारनपुर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कालीन भैया मिर्ज़ापुर, ठीक है। कालीन भैया क्या है, कालीन जो है वो कहाँ का फेमस है, ये मिर्ज़ापुर का फेमस है। नेक्स्ट है, लठमार होली निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। लठमार होली के लिए, ठीक, तो लठमार जो होली खेली जाती है वो खेली जाती है बरसाना में। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, बरसाना में। बरसाना जो है वो किसका, बरसाना जो है वो मथुरा ज़िले में पड़ता है और राधा, ठीक है, राधा रानी जो है हमारी, उनका ये जन्म स्थान है, ठीक है, राधा रानी का ये जन्म स्थान है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा। तो पागल बाबा मंदिर जो है वो कहाँ पर है, वृंदावन में। कहाँ पर है, वृंदावन में। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में जो जाता है तो उसकी पूरी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, ठीक है। और इसके जो सबसे निचले वाला जो मंजिल है, इसमें पूरे वर्ष क्या होता है, कठपुतली का डांस आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है। अरे भाई ठीक है, 97, 90 है, ठीक है। अनाज भंडारण में कौन सी है जो शामिल नहीं है, ठीक है। तो अनाज भंडारण में हमारी नहीं है, FCI है, FDI नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाता है, SWC है, CWC भी है। नेक्स्ट, फिर है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करती हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण अनाज की फसलें वो हैं चावल, गेहूं, बाजरा और मक्का। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है। तो हमारी राजी है, थारू है, बुक्सा है, तड़वी शायद नहीं, ठीक है, 100% तड़वी है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तड़वी जो है वो ST कैटेगरी में शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने आपको थोड़े से समय में, ठीक है, करीब 40 से 45 मिनट में आपको हमने सारे क्वेश्चन करा दिए। आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे और आप लोग हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।